हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भाग 2 में यूक्रेन रूस युद्ध के प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो 13 कार्ड हमने सिलेक्ट किए हैं उसका दूसरा भाग देखेंगे। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। जो पहला भाग है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और इसके जो इंग्लिश वर्जन है वो भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। दोनों के लिंक आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे बारी बारी, उनको क्लिक करके आप देख सकते हैं। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम कौन कौन से विषय देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। इनमें से पहले से 6 विषय जो हैं वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं पहले भाग में, और आज के भाग में हम कवर करने वाले हैं क्षेत्र का भूगोल। जो उस एरिया की ज्योग्राफी होती है वो जनरली पूछी जाती है पेपर के अंदर, जैसे कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जैसे कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इनकी जो ज्योग्राफी है वो बहुत बारी पूछी गई है। तो इस क्षेत्र का भूगोल देखेंगे जहाँ पे वॉर की हो रही है इस समय। फिर हम देखेंगे क्षेत्र के राज्यों के प्रमुख यानी उनके हेड ऑफ स्टेट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे, उनको मैच करने की कोशिश करेंगे, ये भी पूछे जाते हैं। फिर हम देखेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में जानेंगे। यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन के बारे में जानेंगे। वैक्यूम बम बहुत न्यूज में रहा है, ये देखेंगे। विश्व की संसद, अब आपने न्यूज में डूमा, क्रेमलिन, व्हाइट हाउस ये शब्द सुने होंगे। तो और देशों के संसद को क्या कहा जाता है, असेंबलीज को क्या कहा जाता है, वो देख लेते हैं क्योंकि वो भी मैच फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अंत में हम जानेंगे दाव पे अर्थव्यवस्थाएं कि जो इकोनॉमी कॉस्ट है वर्ल्ड की वो क्या है, किस देश पे कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है और क्या मेजर इंपैक्ट रहेगा पूरी दुनिया पे इस युद्ध का। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम क्षेत्र के भूगोल से। तो ये है पूरा यूरोप का नक्शा। अब इसके अंदर हम कैपिटल्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक बारी कैपिटल्स का क्वेश्चन पूछा गया था मैच करने के लिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की। तो इस बारी हम जो ईस्टर्न यूरोप है और यूरोप की जो अन्य कंट्रीज हैं जो कि इस युद्ध में शामिल हैं उनकी कैपिटल्स के बारे में जान लेते हैं। मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है। तो बारी बारी देखेंगे। पहले हम चल लेते हैं ईस्टर्न यूरोप जहाँ पे युद्ध एक्चुअली कराया जा रहा है या हो रहा है। ठीक है, तो इनकी कैपिटल्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो रशिया की कैपिटल आपको बहुत लोगों को पता हुआ है मॉस्को, तो ये याद रखना है आपको। फिर है यूक्रेन की है कीव, ये भी बहुत न्यूज़ में रही है तो ये भी आपको पता होगी। अब थोड़े से देशों की और जान लेते हैं इस एरिया में। बेलारूस जो रूस की इसमें युद्ध में सहायता कर रहा है, इसके बॉर्डर से सैनिक आ रहे हैं यूक्रेन के अंदर, इसकी कैपिटल है मिन्स्क। फिर आ जाते हैं हम बाल्टिक देशों पे। इनको बाल्टिक देश कहा जाता है। ये रशिया का ही पार्ट थे जब ये डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में सोवियत संघ का। तब ये 3 जो देश मैं आपको बताने वाला हूँ ये अलग इंडिपेंडेंट देश बन गए थे, स्वतंत्र देश बन गए थे। और ये 3 देशों की कैपिटल आपको जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहा जा रहा है कि रशिया अब इन तीनों में से किसी देश पर भी अटैक कर सकता है। तो पहला तो है एस्टोनिया। एस्टोनिया की कैपिटल है टेलिन, ये आप देख सकते हैं। फिर उसी के नीचे आता है साउथ में लैटविया। लैटविया की कैपिटल है रीगा। फिर आता है लिटुएनिया। लिटुएनिया की कैपिटल है विल्नियस। तो ये 3 कैपिटल आपको पक्का याद करनी है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाल्टिक देशों की आपको इन तीनों की याद करनी ही करनी है। थोड़े से और देख लेते हैं। पोलैंड, जहाँ पे हमारे मंत्री जी गए हुए हैं एवैक्यूएशन प्रोसेस के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत, तो ये है पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो, ये आपको याद करना है। रोमेनिया में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए हुए हैं, इसकी कैपिटल है बुकारेस्ट। तो ये सारी आपको याद करनी है। और बुदापेस्ट जो है वो हंगरी की कैपिटल है। और लास्ट में है मोल्डोवा जिसकी कैपिटल है किसिनाउ। तो ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चल देते हैं हम ऊपर की तरफ, नॉर्दर्न यूरोप की तरफ। तो इसमें से 5 कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि नॉर्डिक कंट्रीज जिनको कहा जाता है। तो नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम। तो इसमें से आपको कौन कौन से याद करने हैं। ठीक है, तो नॉर्डिक कंट्री में सबसे पहले आती है फिनलैंड जिसका कि रशिया से बॉर्डर है। ये भी चाहते हैं अब हम नेटो में चले जाएं, तो इनको भी कह रहे हैं कि इन पे भी रिस्क आ सकता है क्योंकि ये रशिया की बॉर्डरिंग कंट्री है। तो फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। फिर इसके बाद साथ में ही इनकी नेबरिंग देश है स्वीडन और इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। फिर इसके साथ में ही है नॉर्वे, इसकी कैपिटल है ऑस्लो। फिर डेनमार्क नीचे है साउथ में इनके, इनकी कैपिटल है कोपनहेगन।
4 देश हो गए, और 5वां है आइसलैंड, इनकी कैपिटल है रेजविक। ठीक है, तो ये 5 देश जो हैं इनको कहा जाता है नॉर्डिक देश। तो इन 5 की कैपिटल आपको ऐसे याद करनी है। तो मैंने आपको बाल्टिक देश बता दिया, नॉर्डिक देश बता दिया और ईस्टर्न यूरोप बता दिया। तो अब बचता है हमारा वेस्टर्न यूरोप, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं इसके अंदर। तो देख लेते हैं कौन कौन सी युद्ध में शामिल है, तो वही याद कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट वही है। तो सबसे पहले आ जाती है इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इनकी कैपिटल है लंदन। फिर है फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। मैड्रिड है स्पेन की कैपिटल। लिस्बन है पुर्तगाल की कैपिटल। इटली की कैपिटल है रोम। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। और हंगरी जो है उसकी कैपिटल है बुदापेस्ट। चेक रिपब्लिक की कैपिटल है प्राग या प्राहा। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें से 2 कंट्रीज रह गई हैं, ऑस्ट्रिया की है, ऑस्ट्रिया की मैं आपको बताता हूं वियना है। ठीक है, तो ये देश आपको याद करने हैं विद कैपिटल। ये तो होगी ज्योग्राफी की बात। अब ज्योग्राफी में और क्या आता है, इसमें आप देख सकते हैं ब्लू जो सीज हैं, जो समुद्र हैं या सागर हैं उस एरिया के, वो पूछे जा सकते हैं। वो देख लेते हैं फटाफट से। तो ये जो आप देख रहे हैं ये रेड सर्कल में, ये है क्राइमिया का क्षेत्र, और ये जो इसके आसपास वाटर बॉडी है ये है ब्लैक सी जिसे कहते हैं, या कृष्ण सागर कहा गया है हिंदी में। तो ब्लैक सी, ये इस एरिया में कब्जा करने के लिए रशिया अपनी ये वॉर कर रहा है कि इस एरिया में उसका दबदबा बढ़ जाए। अब इसका फायदा क्या है, जो ये ब्लैक सी है ये कनेक्ट करती है भूमध्य सागर, जिसको कि मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, और ये करती है थ्रू टर्की में इस्तांबुल में एक बॉस्फोरस स्ट्रेट है, या हिंदी में कहते हैं उसे बॉस्फोरस जलडम भूमध्य। तो इसको कनेक्ट करती है ये मेडिटेरेनियन सी से या भूमध्य सागर से, और भूमध्य सागर से जिब्राल्टर के स्ट्रेट से, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जिसे कहते हैं, वो ये डायरेक्टली नॉर्थ अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है जो कि यूरोप से कनेक्ट करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक एरिया बन जाता है। तो इसीलिए भी युद्ध कराया जा रहा है रशिया द्वारा कि ये जो ब्लैक सी है या कृष्ण सागर है उस पर उसका दबदबा और बढ़ जाए। ठीक, तो ये तो हो गई यहाँ के क्षेत्र के भूगोल के बारे में। अब चलते हैं हम क्षेत्रों के राज्य प्रमुख, जो राज्य प्रमुख इन्वॉल्व हैं इस वॉर के अंदर, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। तो सबसे पहले तो व्लादिमीर पुतिन ही है, ये आपको पता ही है, रूस के प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। उसके बाद आ जाते हैं जर्मनी के चांसलर। ये मैं आपको अपनी पीपल इन न्यूज़ वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। ये चांसलर हैं, अंजेला मर्केल जी की जगह आए हैं। ये दिसंबर 2020 में ही बने हैं ये चांसलर ऑफ जर्मनी। ओलाफ स्कोल्स नाम है इनका, तो ये याद जरूर रखना नाम। इमैनुअल मैक्रोन आपको पता ही होगा, फ्रांस के हैं प्रेसिडेंट। उसके बाद बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं या राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि बेलारूस सपोर्ट कर रहा है रशिया को, और ये कहा जाता है ये जो प्रेसिडेंट हैं ये लास्ट डिक्टेटर हैं यूरोप के। तो ये नाम जरूर याद रख लेना, अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस। फिर बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो बाइडन यूएसए के, और अंत में यूरोपियन यूनियन भी बहुत इस युद्ध में अपने व्यूज़ भी दे रहा है और उनके स्टेक्स भी बहुत हैं इसके अंदर। तो उनके जो हेड हैं यूरोपियन कमीशन कहा जाता है, जिसको कि हिंदी में यूरोपीय आयोग कहा गया है, उसकी हेड है उर्सुला वॉन डर लेयन। ये नाम भी आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है उर्सुला वॉन डर लेयन। लास्ट ईयर इन्होंने मोदी जी के साथ भी समिट किया था, वर्चुअल समिट, तो इसलिए ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगले विषय पे आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र है यानी यूनाइटेड नेशन है, उसके 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका कि काम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाना। तो ये इनका काम है, जिसमें कि अभी ये असफल हैं। नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश, नए सदस्य जो यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र का पार्ट बनना चाहते हैं उनकी सिफारिश करते हैं। यूएन चार्टर, जिसके अंदर की लिखा गया है कि क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं देशों को,
ठीक है, क्या क्या राइट्स दिए जाने चाहिए लोगों को, उसके अंदर कोई भी बदलाव लाना है तो ये इनकी सिफारिश ज़रूरी होती है। तो ये इनके मेन काम है। शांति अभियान भी, ये पीस कीपिंग मिशन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, वो भी ये अफ्रीका के देशों में या अलग अलग मिडल ईस्ट के देशों में भेजते हैं, तो उनकी अप्रूवल भी ये देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध यानी कि इंटरनेशनल सैंक्शन लगाना है अगर किसी कंट्री पे, तो यही अप्रूव करते हैं। ठीक है, और सैन्य कार्रवाई की ये अनुमति भी यही देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके अंदर कि इस यूएनएससी एकमात्र संयुक्त राष्ट्र का निकाय है जिसके पास सदस्य देशों पे बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है, यानी कि बाइंडिंग सैंक्शन लगाने का। उसको देश पे, अगर किसी देश पे इन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया, उसको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाएगा। तो एकमात्र यूएन की ये संस्था है जिसके पास की ये अधिकार है। अब ये गठित कब किया गया था, इसकी फॉर्मेशन की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, यानी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास की वीटो पावर आपको पता ही है, और 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें कि एट प्रेजेंट इंडिया भी उसका एक मेंबर है और 2 साल के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और हम देख लेते हैं स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं इसके अंदर। यूएसए, यूके, चीन, फ्रांस और रूस, तो ये 5 इनके स्थायी सदस्य हैं। अब देख लेते हैं यूएनजीए के बारे में, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा संगठन का मुख्य नीति निर्माण अंग, यानी पॉलिसी मेकिंग विंग है, ये नीति निर्माण अंग है। ठीक है, सभी सदस्य राज्यों को मिलकर यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा कवर किए गए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का पूर्ण स्पेक्ट्रम की बहुपक्षीय चर्चा, यानी कि ये डिस्कशन के लिए एक फोरम है जिसमें कि इंटरनेशनल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। ऐसा वर्ल्ड में और कोई दूसरा फोरम नहीं है जिसके अंदर की 193 कंट्रीज सदस्य हैं इसके अंदर, और प्रत्येक कंट्री के पास जब वोटिंग होती है यहाँ पे, तो एक ही वोट होता है जिसकी वैल्यू इक्वल होती है। यूएनएससी में ऐसा नहीं होता है, उसमें वीटो पावर्स हैं और सिर्फ 15 ही देश हैं। इसमें सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो यूएनजीए में हैं। तो ये एक लौता मंच है दुनिया का जिसमें कि इंटरनेशनल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र के इसके काम क्या क्या है, महत्वपूर्ण निर्णय क्या क्या लेता है, तो वो देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति, यानी कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है उनको इलेक्ट करते हैं ये यूएनएससी की सिफारिश पे। तो कौन है अभी महासचिव यूएन के, वो है एंटोनियो गुटेरेस जो कि पोर्चुगल के हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों का चुनाव, जो टेम्परेरी मेंबर्स हैं यूएनएससी की, उनको चुनते हैं ये जो 10 मेंबर्स मैंने आपको बताया, जो इसमें कि अभी इंडिया भी एट प्रेजेंट, और यूनाइटेड नेशन का बजट भी ये पास करती है असेंबली। ठीक, तो इतना ही याद रखना आपको प्रीलिम्स के। उससे न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर है और इनके अध्यक्ष, ये मैं आपको ऑलरेडी पीपल एंड न्यूज़ में बता चुका हूँ, अब्दुल्ला शाहिद हैं, ये मालदीव्स के हैं। तो ये अभी इनके प्रेसिडेंट है, यानी स्पीकर जैसे आप समझ लीजिए जो लोकसभा के अब्दुल्ला शाहिद हैं, और ये भी 1945 में बना था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। अब एक और इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बच गया है, संघ बच गया है, उसके बारे में जान लेते हैं, यूरोपीय संघ। तो यूरोपियन यूनियन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ईयू जो है 27 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है, यानी कि 27 देश है इनके अंदर, यूरोप के जो देश हैं, और ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो है वो इंस्टीट्यूशन है, यूनियन है। ठीक है, तो इसमें पॉलिटिकल डिस्कशंस भी होती हैं और ये इकोनॉमिक फ्री ट्रेड जोन भी इसके अंदर आती हैं। ठीक है, और इसको स्थापित कब किया गया था, 1993 में मैस्टेरिच संधि द्वारा। मैस्टेरिच ट्रीटी पूछी जाती है कि किससे रिलेटेड है, कौन से इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, पूछा जा चुका है, तो ये याद रख लेना, मैस्टेरिच ट्रीटी जो है यूरोपीय संघ से जुड़ी हुई है। ठीक है, सभी सदस्य राज्यों में लागू कानूनों के एकमात्र प्रणाली के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाजार स्थापित किया गया है। सिंगल इंटरनल मार्केट स्टैब्लिश की गई है कि जैसे आप इंडिया में किसी भी स्टेट में जाके आप अपना व्यापार कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो वैसे ही इसके अंदर इन 27 देशों के अंदर कोई भी लोग कहीं और वस्तुएं, सेवाएं या पूंजी या इन्वेस्टमेंट कहीं भी आप किसी भी देश में कर सकते हैं, जो इस यूनियन का पार्ट है। जो ब्रेक्जिट आपने 2-3 साल पहले सुना होगा, वो इसी से रिलेटेड है, जो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया था जब उनके लोगों ने वोट किया था, रेफरेंडम किया था। तो यूरोपीय संघ में 27 देश हैं प्रेजेंट। इसका मुख्यालय जो है वो है ब्रसल्स, बेल्जियम में।
अब इसके अंदर 6 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं यूरोपियन यूनियन के, इनके नाम याद कर लीजिए और ये क्या काम करते हैं, बस इतना ही याद करना प्रीलिम्स के लिए बहुत है। यूरोपीय परिषद सबसे पहला है, यूरोपीय परिषद। तो ये क्या काम करते हैं ये देख लेते हैं हम। यूरोपीय परिषद, इसको कहा जाता है यूरोपियन काउंसिल। तो यूरोपीय परिषद प्रत्येक यूरोपीय संघ देश के राष्ट्र अध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों को एक साथ लाता है। जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो एक साथ जब मीटिंग करते हैं एनुअली, उसको कहा जाता है यूरोपीय काउंसिल। ठीक है। सेकंड क्या है, यूरोपीय संघ की परिषद या काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अब आपको कंफ्यूजन नहीं करनी है, यूरोपियन काउंसिल में हेड ऑफ स्टेट्स हैं और काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन में क्या है, प्रत्येक सदस्य राज्य का एक सरकारी मंत्री होता है इसके अंदर, और ये कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है, लॉ मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा है, इनका काम ये है। अगली बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया था, उर्सुला वॉन डर लेयन जो हेड है यूरोपियन यूनियन की, वो इसका पार्ट है, वो इसकी हेड है, यूरोपीय आयोग यानी कि यूरोपियन कमीशन जिसको कहा जाता है। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है। तो ये यूरोपीय संघ की कार्यकारिणी है। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पार्ट है और लेजिस्लेटर पार्लियामेंट है, वैसे ही ये जो है एग्जीक्यूटिव पार्ट है, यूरोपीय आयोग। फिर आ जाता है यूरोपीय संसद, यूरोपियन पार्लियामेंट। इनका काम क्या होगा, पार्लियामेंट क्या करती है, कानून बनाती है, तो संस्थाओं के लिए कानून बनाती है। अगला है, वो देख लेते हैं, यूरोपियन न्यायालय या हाई कोर्ट आप कह सकते हैं इनका, कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इनका काम क्या है, ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक सदस्य राज्य में यूरोपीय कानून की व्याख्या और लागू की जाए। जो लॉ बना रही है यूरोपियन पार्लियामेंट, वो सही से इंप्लीमेंट हो रहे हैं यूरोप में कि नहीं, वो देखना यूरोपीय न्यायालय का काम है। अगर किसी दो कंट्री के बीच में लड़ाई हो जाती है किसी मुद्दे को लेकर, किसी लॉ को लेकर, तो ये डिसीजन देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट समझ लीजिए आप यूरोपियन यूनियन का। फिर है लेखा परीक्षकों का न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ ऑडिटर। जो ऑडिटर का काम है वही ये करेंगे, तो ये ऑडिट करते हैं, खातों को मेंटेन करते हैं यूरोपियन यूनियन के। ये 6 इनकी ब्रांचेज हैं जो आपको याद रखनी है, इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। और अंत में आ जाता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। ये आरबीआई की तरह काम करता है, तो ये आपको याद रखना है। ये इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंस्टीट्यूशन पहले के 6 ही मानेंगे हम, ये अलग से इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। अब आ जाते हैं अगले कार्ड के ऊपर या अगले टॉपिक के ऊपर, वैक्यूम बॉम्ब। बहुत न्यूज में था, तो वैक्यूम बॉम्ब क्या चीज है ये जान लेते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो इसके 4 अलग अलग नाम है, चारों आपको पता होने चाहिए। थर्मोबैरिक हथियार, एरोसोल बॉम्ब, ईंधन वायु विस्फोटक या वैक्यूम बॉम्ब। चारों नाम याद कर लेना, पूछे जा सकते हैं कि ये क्या चीज है। ये एक प्रकार का विस्फोटक है जो उच्च तापमान विस्फोट उत्पन्न करता है, हाई टेम्परेचर्स ये उत्पन्न करता है। जब ये फटता है तो हाई टेम्परेचर उस जगह पे होता है, और तो ये आसपास की हवा से ऑक्सीजन लेके बंद करता है। अब किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ये उस एरिया की सारी आसपास की ऑक्सीजन खत्म कर देता है, इसलिए, और वहां पे ये वैक्यूम क्रिएट कर देता है, इसलिए इसको वैक्यूम बॉम्ब कहा गया है। ठीक है। और ये आमतौर पे इन हथियारों के द्वारा निर्मित विस्फोट की लहर पारंपरिक सैद्धांतिक विस्फोटक की तुलना में काफ़ी अधिक समय तक चलती है। तो जो इसका एक्सप्लोजन की जो वेव है, वो जो नॉर्मल बम की वेव है उससे बहुत ज़्यादा देर तक चलती है। थर्मोबारिक हथियार लगभग 100% ईंधन है। कई जो पुराने जो कन्वेंशनल वेपन जिनको कहा जाता है, पारंपरिक ईंधनित विस्फोटक जो हैं, उनमें सिर्फ 25% ईंधन होता है और बाकी ऑक्सीडाइजर होता है। इसके अंदर क्या है, क्योंकि ये ऑक्सीजन आसपास की हवा से ले रहा है, तो 100% ईंधन होता है। ईंधन फैलता है हवा में और हवा से ही ये जल जाता है, इसलिए ये ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है और ज़्यादा नुकसान पैदा करता है आसपास के लोगों में। ठीक है। और इसका उपयोग जिनेवा कन्वेंशन द्वारा निषेध है, इसको यूज नहीं कर सकते। तो रशिया इसको डिनाई कर रहा है कि हमने यूज नहीं किया, यूक्रेन कह रहा है आपने इसको यूज किया है, वैक्यूम बम। तो वैक्यूम बम के बारे में इतना ही जानना काफी है आपके लिए प्रीलिम्स के माध्यम से। ठीक है। अब आ जाते हैं हम विश्व की संसद। तो आपने ड्यूमा सुना होगा, अभी बहुत न्यूज में रही है ड्यूमा, रशिया की जो पार्लियामेंट है। तो जैसे हमारी लोकसभा राज्यसभा है, तो रशिया में जो रूस में है उसका नाम है ड्यूमा। तो ऐसे ही और देशों की जान लेते हैं किसको क्या कहते हैं। तो अमेरिका में है कांग्रेस कहते हैं उसको, ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स, 2 है वहाँ पे भी, तो उसमें ये कहते हैं। अफगानिस्तान की शोरा है, ये शोर नहीं है, शोरा। ठीक है। बांग्लादेश की जातीय संघसाड़ी ये कहते हैं इसको। जर्मनी में की कहा जाता है बुंडसटैग और बुंडसरैट। जापान की है डाइट। मलेशिया, मालदीव, सऊदी अरब की मजलिस।
नॉर्वे की सॉर्टिंग, स्पेन की कॉटेस और ताइवान की युआन। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है पर ताइवान की युआन ही है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पूछा जा सकता है मैच द कॉलम फॉर्म में। अब आ जाते हैं हम आखिरी टॉपिक पे, दाव पे अर्थव्यवस्थाएं की जो इकोनॉमिक्स हैं वॉर की, वो क्या क्या एट स्टेक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि कच्चे तेल का जो भाव है वो बहुत बढ़ गया है, $110 पहुंच गया है और कह रहे हैं $125 तक बैरल भी पहुंच सकता है। तो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, रूस दुनिया के 11% उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर सबसे बड़ा उत्पादक है। जो रूस है वो क्रूड ऑयल में, कच्चे तेल में तीसरा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो कि 11% वर्ल्ड की प्रोडक्शन करता है, और नेचुरल गैस में यूएसए के बाद सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस पैदा करता है। तो ये अगर इन पे सैंक्शन लगेंगे तो क्या होगा, ये सब बेच नहीं पाएंगे बाहर की दुनिया को। इस वजह से जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइस हैं बहुत बढ़ जाएंगे, और यूरोप जो है जिसमें बहुत ठंड रहती है पूरे साल, वो इनकी जो गैस है वो नहीं ले पाएगा। तो वहाँ पे भी संकट आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। दूसरा है व्यापार। अगर मैं भारत की दृष्टिकोण से ही बताऊं तो वित्त वर्ष ये 2012 गलत लिख दिया, 2022 है ये, रूस में हमारा कुल आयात यानी इंपोर्ट 2.8% था। तो ये ट्रेड भी इफेक्ट होगा हमारा, ना केवल रूस से बल्कि बाकी यूरोपीय देश जो कि वॉर में पार्ट ले रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं या दे रहे हैं यूक्रेन को लड़ने के लिए, वो भी अपनी उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी इस वॉर से हिट होंगी। इसी वजह से जो हमारा व्यापार है उन देशों से वो भी हिट होगा। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। जब क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी कमोडिटीज़ के भी प्राइस बढ़ जाएंगे, इसलिए इन्फ्लेशन भी बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा आने वाले टर्म्स में। रूस में निवेश, अब रूस में हमारे क्या क्या निवेश हैं, सबसे बड़ा तो ऑयल एक्सप्लोरेशन में ही है हमारा। तो कच्चे तेल के लिए ओएनजीसी विदेश, जो आपको पता ही है, जो फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करती है, तो उसका जो वो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रशिया में रॉसकोमॉस से वो इफेक्ट होंगे। जो हमारा स्पेस उनके साथ कोलैबोरेशन है वो भी थोड़ी इफेक्ट हो सकती है। रक्षा खरीद, अब S-400 आपको पता ही है सिस्टम हम ले रहे हैं रशिया से, कुछ आ भी चुके हैं, कुछ अभी आने बाकी हैं, तो उस पर भी सैंक्शन लगने की वजह से इफेक्ट हो सकता है। AK-56 की राइफल की जो प्लांट लगना है यूपी के रायबरेली में, वो भी इफेक्ट हो सकता है। तो रक्षा सौदों पे भी इसका असर पड़ सकता है। कम विकास व जीडीपी, अब ये सब होगा, इन्फ्लेशन होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम होगा तो जीडीपी भी कम होगा, तो विकास दर भी गिर सकती है आने वाले टाइम में। और अंत में ये तो आपने अभी देखा ही होगा, हाल ही में ही फाइनेंशियल मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट स्पेसिफिकली, यूरोप की हो चाहे अमेरिका के डाउ जोन्स हो, यूरोप की हो, हांगकांग का हैंग सेन हो, निके हो जापान का, इंडिया का निफ्टी हो, सब के सब बहुत तेज़ी से गिरे हैं आफ्टर वॉर। तो ये भी हमारे लिए एक संकट की घड़ी हो सकती है फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा भाग रूस और यूक्रेन की युद्ध के ऊपर, जिसमें कि हमने 13 के 13 कार्ड्स पूरे पढ़ लिए, जो कि आपको प्रीलिम्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी आएंगे। मैं गारंटी दे सकता हूं कि इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको किसी ना किसी स्टेट प्रीलिम्स में या फिर यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखा ही है तो पसंद आई होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना, वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।